हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक में। इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे थे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का। उसी क्रम में सेट नंबर 3 आप सभी के सामने है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जब एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता संकटग्रस्त पर्यावरणीय क्षति के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से घटित होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कृषि सूखा, मृदा नमी सूखा, जल विज्ञान सूखा, पारिस्थितिक सूखा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास पारिस्थितिक सूखा। अब समझते हैं पारिस्थितिक सूखा क्यों। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि संकटग्रस्त पर्यावरणीय क्षति का परिणाम किस पर पड़ रहा है, यानी प्रभावित क्या चीज़ हो रही है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। तो ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिक सूखा। फिर बात करते हैं कृषि सूखा। तो जब अनुकूल दशाएं नहीं मिल पाती हैं, यानी कि बारिश ना हो या कोई अन्य आपदा आ जाए, इससे फसल का उत्पादन प्रभावित हो जाता है, तो उसको कृषि सूखा बोलते हैं। और मृदा नमी सूखा जब मिट्टी में जल की कमी हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इससे पहले एक संगठन बनाया गया था गैट नाम का, जो कि 1947 में बनाया गया था। इसी का नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया था। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब बात कर लेते हैं WTO के मेंबर कंट्री इस समय कितने हैं, तो वो हैं 164 मेंबर कंट्री हैं ये। उसके बाद बात करते हैं तो जो 2016 में लास्ट कंट्री इसमें अफगानिस्तान जुड़ा था। अब बात करते हैं कि WTO की प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है नागोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया देश की हैं और ये इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान ने राज्यों के प्रशासन के लिए कुछ उपबंध बनाए हैं, इनमें से कौन सा उपबंध सही है? आर्टिकल दिए हुए हैं 371C मणिपुर राज्य के संदर्भ में, 371A सिक्किम राज्य के संदर्भ में, 371A असम राज्य के संदर्भ में, 371B नागालैंड राज्य के संदर्भ में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, यानी 371C आर्टिकल जो है वो मणिपुर राज्य के संदर्भ में बताता है। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो 371A इसमें नागालैंड के बारे में बताया गया है, और अगर बात करते हैं 371B तो इसमें असम के बारे में बताया गया है, और 371C तो मणिपुर राज्य के बारे में है, और 371F ये सिक्किम के बारे में है। ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर के राज्यों में ये बारे में ये पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूरत कांग्रेस का विभाजन 1908, होम रूल लीग 1917, बंगाल विभाजन 1911, लखनऊ पैक्ट 1916। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास लखनऊ पैक्ट 1916। क्योंकि अगर बात करते हैं सूरत अधिवेशन तो ये हुआ था 1907 में। फिर बात करते हैं होम रूल लीग, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि सूरत अधिवेशन में हुआ क्या था। तो सूरत अधिवेशन में नरम दल की मांग ये थी कि ये अधिवेशन सूरत में किया जाए और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करेंगे, और गरम दल की मांग ये थी कि इसका आयोजन नागपुर में किया जाए और अध्यक्षता लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये अधिवेशन सूरत में हुआ और अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस ने की थी, इसलिए गरम दल वहाँ से अलग हो गया था। फिर होम रूल लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, और भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में ही। अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी पुणे महाराष्ट्र में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। फिर बात करते हैं बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था, और लखनऊ पैक्ट इसमें जो है गरम दल ने नरम दल और मुस्लिम लीग का समझौता करवाया था, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काकोरी कांड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने कांड में भाग लिया। 9 अगस्त 1925 को 10 लोगों ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोका और उसका आधिकारिक रेलवे कैश लूट लिया। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस काकोरी कांड को किस एसोसिएशन के सदस्यों ने अंजाम दिया था। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसको
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने नहीं, बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था। एचआरए की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। बाद में इसी एचआरए का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। और ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर। फिर बात करते हैं कि इसको लीड कौन कर रहा था? रामप्रसाद बिस्मिल। और इसमें अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों लोगों को फांसी दे दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर बात करते हैं WPI की, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल पैरामीटर इंडेक्स, व्हीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं WPI होता क्या है। तो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का जो प्रतिनिधित्व करता है WPI। इससे क्या महंगाई डिसाइड करते हैं। अब इस समय WPI की जगह पर CPI भी यूज किया जाता है। और WPI इसलिए अच्छा नहीं माना गया क्योंकि ये केवल वस्तुओं के मूल्य के बारे में बात करता था, जबकि जो CPI है वो गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाएं दोनों के बारे में बात करता है। और अगर बात करते हैं इस समय बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर अभी 2011 और 12 है महंगाई के डिसीजन का। उसके बाद बात करते हैं कि इस समय WPI में कितनी वस्तुएं शामिल हैं। तो इस समय WPI में 697 वस्तुएं शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गुलाम अली, उस्ताद अब्दुल रहमान खान, लक्ष्मी शंकर, पुरंदरदास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी पुरंदरदास। अब पुरंदरदास किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुरंदरदास को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नालको भारत सरकार के अंतर्गत एक नवरत्न कंपनी है। नालको के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका पूर्ण रूप नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। यह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो पहले नालको के बारे में बात कर लेते हैं। नालको की स्थापना हुई थी 1981 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी उत्खनन मंत्रालय। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1912 में विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन है कैसिमिर फंक, जॉन वाटसन, फ्रेडरिक मिसर, मैकुलम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास कैसिमिर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। फिर बात करते हैं अगले ऑप्शन की, फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर किसके लिए जाने जाते हैं? DNA की खोज। इन्होंने DNA की खोज की थी। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अब बात कर लेते हैं मैकुलम। तो ये जाने जाते हैं विटामिन A, B एंड D। इसकी खोज किसने की थी? मैकुलम ने। मतलब विटामिन A, विटामिन B और विटामिन D इसकी खोज मैकुलम के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषाई आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और ये बना कब था? 1953 में। 1953। अब बात कर लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कुछ समितियां। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये आंध्र प्रदेश बना था, इसकी मांग सबसे पहले श्री रामलू ने की थी
और उन्होंने आमरण अनशन किया था। 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1953 में सरकार को ये आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था। और जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया तो अदर स्टेट में भी इसकी मांग बढ़ने लगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो कमेटी आई थी वो धर आयोग 1948 में, उसने भाषाई आधार ही बताया था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी उसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी गठित हुई थी जेवीपी। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये भी 1948 में गठित हुई थी। और इन्होंने फिर जो धर आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसका पूरा अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने भी भाषाई आधार को सही नहीं माना। फिर इसके बाद आया था फजल अली आयोग 1953 में। इसमें 3 लोग शामिल थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर। इन्होंने भी रिपोर्टों का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने भी यही बताया कि भाषाई आधार सही नहीं है। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उसके आधार पर उस टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आने वाले क्रिकेट विश्व कप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी ये 2018 का पेपर है तो उस टाइम 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, 2019 में 12वां क्रिकेट विश्व कप होगा, विश्व कप में 10 टीमें भाग लेंगी, इसका आयोजन 30 मई से 14 जुलाई 2019 के बीच किया जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि इस क्रिकेट का आयोजन 2019 का जो था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड एंड वेल्स में। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर असत्य ही पूछा गया है। अगर बात करते हैं 2019 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, ये 12वां क्रिकेट विश्व कप था और इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था और इसका आयोजन 30 मई से 14 जुलाई 2019 के बीच में ही किया गया था। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे केन विलियमसन और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रोहित शर्मा ने और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि 2023 वाला कहाँ होगा, तो वो होगा इंडिया में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसरो की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1969, 1957, 1963, 1974। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969, यानी फर्स्ट। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। और इस समय चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ मंडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सांख्यिकी का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस है आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, ए.आर. माधव मेनन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। भारत में सांख्यिकी का पिता किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस में। अगर वर्ल्ड में बात करते हैं कि वर्ल्ड में किसे माना जाता है सांख्यिकी का पिता, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.ए. फिशर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध कहावत है, कानूनों की सरकार पुरुषों की नहीं, किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, राष्ट्रपति शासन से, मौलिक अधिकारों से, नागरिकता के तहत अधिकार से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और ये कहावत बोली किसने थी? तो ये बोली थी जॉन एडम्स ने। ये कहावत किसने बोली थी? जॉन एडम्स। जॉन एडम। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों से क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी को समान रूप से नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए ये कथन इन्होंने बोला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेलों के संबंध में कौन सा गलत है? नीलम जसवंत सिंह कुश्ती, डिंको सिंह बॉक्सिंग, विजय हजारे क्रिकेट, कोनेरू हम्पी शतरंज। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीलम जसवंत सिंह। तो अब बात करते हैं कि नीलम जसवंत सिंह किस खेल से बिलोंग करती हैं। तो ये एक एथलीट हैं और ये डिस्कस थ्रोवर से संबंधित हैं। उसके बाद बात करते हैं डिंको सिंह, तो इनको एशियन गेम्स 1998 में गोल्ड मेडल मिल चुका है। विजय हजारे, इनके नाम में तो क्रिकेट ट्रॉफी खेली जाती है। कोनेरू हम्पी, ये शतरंज से संबंधित हैं और ये उस टाइम यंगेस्ट वुमेन टू अचीव ग्रैंड मास्टर बनी थी 2002 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोंडवाना लैंड पैंजे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित था। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है?
फर्स्ट है गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। सेकंड है एशिया के दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। थर्ड है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से बने पैंजे के दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। फोर्थ है पैंजे के उत्तरी भाग में वर्तमान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया शामिल थे, जिन्हें गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो पहले समझ लेते हैं कि गोंडवाना लैंड है क्या। तो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, और उसके बाद था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया नाम से भी जाना जाता था। तो इसके बीच में टेथिस सागर था। उसके बाद जब ये अलग हुए दोनों, तो गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, ये सारी चीज़ें आई थी। और जो उधर अंगारा वाला था, यानी जिसको लॉरेशिया बोलते हैं, उसमें एशिया था, यूरोप था और उत्तरी अमेरिका था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि एशिया के दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था, तो दक्षिणी ये पैंजिया के भाग के दक्षिणी हिस्से को बोला जाता था। फिर थर्ड है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से बने पैंजे के दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो दक्षिण भारत नहीं बल्कि पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड के मुख्य भूमि का हिस्सा था। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, पैंजे के उत्तरी भाग को, जिसमें वर्तमान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया शामिल थे, तो उसको इस समय लारेशिया अंगारा लैंड बोलते थे, तो उसको गोंडवाना लैंड कहा नहीं जाता था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन भारत रत्न से पुरस्कृत कर्नाटक शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस हैं भीमसेन जोशी, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। क्योंकि बाकी तीनों कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसे एक्सरे, खगोल विज्ञान, वैमानिकी और सौर भौतिकी में प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था। यह इसरो के द्वारा बनाया गया था। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो बात करते हैं आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में। तो अगर देखते हैं तो ये सबसे पहले 1975 में बनाया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। ये भारत का पहला उपग्रह था, ये सही है। इसरो के द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। और इसे एक्सरे, खगोल वैज्ञानिक, वैमानिकी और सौर भौतिकी में प्रयोग करने के लिए बनाया गया था, ये भी सही है। लेकिन इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो किया गया था कपुस्टिन यार, जो कि रूस में पड़ता है, और इसमें रॉकेट यूज हुआ था कोसमोस 3M। जो रॉकेट यूज हुआ था कोसमोस 3M, और रसिया के कुपुस्टिन यर शहर से प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 ये असत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है तांबा और सीसा, तांबा और टिन, तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तांबा और टिन, यानी सेकंड ऑप्शन। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले पीतल, तो पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस है आर्टिकल 226, आर्टिकल 256, आर्टिकल 108, आर्टिकल 368। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आर्टिकल 368। ये संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 226 में क्या है। तो आर्टिकल 226 में अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। फिर बात करते हैं कि आर्टिकल 108 क्या है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो अगर किसी मामले पे डिस्प्यूट होता है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है, तो आर्टिकल 108 के अंडर में बुलाई जाती है। फिर आर्टिकल 256, कुछ मामलों में राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होगा। इसमें ये लिखा गया है कि जो कुछ मैटर्स होते हैं स्पेशली, उसमें कानून जो है संसद ही बनाएगी और राज्य उसी का पालन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।